Hello everyone, welcome to Explore Academy. In this session, we are going to discuss the remaining topics of गिरिराज। हम कर रहे थे मई 2023 से लेकर के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं गिरिराज के। तो मई 2023 से कर रहे हैं हम मई 2024 तक, जो आपके एचएस एलआई या बाकी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके आ जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में है। तो लास्ट क्लास में देखिए हमने क्या क्या की चीजें की थी। कुशल आपदा प्रबंधन के लिए जो आपका मेंस का टॉपिक था। फिर हिमाचल प्रदेश स्वदेशी तकनीक ज्ञान द्वारा कीट प्रबंधन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सोलन में खुला हिमालय राज्य का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये जरूरी था कि कब पहले खुला, 19.4 एफएम, ठीक है, जिसका शुरुआत होती है आपकी 13 मार्च 2009 में, जो पहला प्रसारण यहाँ से हुआ था। फिर हमने देखा सतत उद्यान विकास को मिले तवज्जो, जहाँ पर हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। 1950-51 में, जहाँ पर आपके फलों के अधीन जो कुल क्षेत्र था वो 792 हेक्टेयर था, और आज जो बढ़ करके हुआ है 2,35,785 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। पहले जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था लगभग 1200 टन का, आज वही जाकर के 9.29 लाख टन हो गए हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमें इसके लिए और क्या करना चाहिए, कहाँ पर हम इसे और उगा सकते हैं। नई जो फल हैं या नई सीड की जो वेराइटीज हैं वो अब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वहां पर लग सकती हैं। जैसे कि अभी तक अपर हिमाचल प्रदेश में ही होता था, तो लोअर हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। आपने देखा था अद्भुत काष्ठ कला से अलंकृत है मृकुला देवी टेम्पल, किसके द्वारा बनाया गया था, ये हम इम्पोर्टेंट था। तो केलांग के उदयपुर में मृकुला देवी का टेम्पल है। काष्ठ कला यानी कि जो लकड़ी की कला है उससे ये बनवाया गया है। बौद्ध का मानना भी है कि भैया ये जो है जो तांत्रिक संत थे पद्मसंभव ने यहाँ पर अपना ध्यान लगाया था, और पहले इसका नाम मरगुल था। फिर यहाँ पर राजा उदय सिंह जो लाहौल आए थे, चंबा के राजा उनका नाम था उदय सिंह, यहाँ पर आए, देवी की अष्टधातु की मूर्ति उन्होंने यहाँ पर स्थापना की। उसके बाद इस गांव का नाम उदयपुर पड़ गया। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। समुद्र तल की ऊंचाई लगभग 2,623 मीटर की ऊंचाई पर है। डग्याली की रात, कई जगह पर ऐसे ही त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं, और ये भाद्रपद मास की चतुर्थी को मनाए जाने वाली डग्याली भी इन्हीं त्योहारों में से एक है। तो भारत और हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की देव संस्कृति जो है आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग त्योहार जिनको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण और समाधान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मीन्स, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और उसके क्या कारण रहे, हम कैसे करके उसको टैकल कर सकते हैं। पर्यटन में पारंपरिक व्यंजनों की भूमिका अहम, ये आपको एग्जाम के लिए उतना भी रिलेवेंट नहीं है। ऊर्जा सरप्लस राज्य, ये आपका इसमें भी है, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने कहा था, डिटेल में उसको देखिएगा। साथ ही साथ में हमें ग्रीन सरप्लस कैसे बनाना है, जैसे हमने एनर्जी सरप्लस स्टेट हमें हिमाचल प्रदेश को कैसे बनाना है, कब तक हमें टारगेट अचीव करना है 30% कि वनों का क्षेत्र जो है वो लगभग 30% हो जाए, कब तक वो करना है। ग्रीन एनर्जी स्टेट कब तक हमें बनाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम ग्रीन स्टेट बना रहे हैं, तो अगर ऊर्जा सरप्लस भी हम बना रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम इन्वायरमेंट को हार्म करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम ग्रीन स्टेट की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है हम हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम सब्सिडी दे रहे हैं इसमें कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, हम इतने परसेंट की सब्सिडी देंगे। हो सकता है हम राजीव गांधी जो आपकी रोजगार योजना है उसको चला रहे हों। तो अलग अलग तरीके से इस तरीके से हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट उठा रही है, तो हमें ये पता होने चाहिए। क्लियर। भगवान शिव का पावन स्थल चूड़धार, तो चूड़धार से आपको एक तो पहले हाइट याद रखनी है कि 3,647 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद कि कहाँ पर है, ये राजगढ़ है, बिजट महाराज जो इनके साथ संबंधित है, तो इनके भाई थे, चूड़िया राक्षस यहाँ पर था। तो एक कहानी तो आपको ऐसे करके भी पता होनी चाहिए। इसके बाद हिमाचल के दिव्य देवता महासू जी के बारे में हमने पढ़ा था कि कहाँ पर हैं आपके, ऊपरी शिमला में स्थित है महासू देवता का टेम्पल। राष्ट्रीय परिदृश्य में हिमाचल साहित्य, देखिए ये वाला जो है उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय परिदृश्य में हिमाचल का साहित्य कितना है और उसकी क्या भूमिका है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है आपके ये वाला आर्टिकल। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रजामंडल आंदोलन, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर प्रीलिम एंड मेंस आल्सो। जैसे ऐसे आर्टिकल में क्या होता है कि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जहां पर आप प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड कुछ एक नई चीजें सीख जाते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है, इस आर्टिकल को ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपकी जो तैयारी है अभी एचएस की बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो कीजिए, आपके पास अभी तक है 10 से 12 दिन है आपके पास, 15 दिन मान के चलिए।
लेकिन इतना टाइम है आपके पास कि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी अभी रिवीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है, वो आज ही हम शेयर कर देंगे क्योंकि ये इसका लास्ट टॉपिक होगा मे बी। और प्रीवियस जो करंट अफ़ेयर है, जो हम करंट अफ़ेयर एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं, उसकी भी एक लास्ट वीडियो रह गई है। वो भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। जो इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका पहला और कर्तव्य है। ठीक है? ओके, सॉरी। लेट्स स्टार्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो विभिन्न विचारधाराओं को लेकर लड़ा गया था। एक सशस्त्र क्रांति द्वारा और दूसरा असहयोग संबंधी अवज्ञा द्वारा आंशिक तरीके से। तो दो तरीके से लड़ा गया। देखिए, आप हम बात करते हैं, एक तो नॉन वायलेंस है, एक वायलेंट तरीके से। सुभाष चंद्र बोस को आप ले लीजिए, महात्मा गांधी को दूसरी साइड ले लीजिए। और 1857 से 1920 तक का समय सशस्त्र क्रांति का काल माना जाता है। वह चाहे 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे 1914-15 का गद्दर, जिसमें सारे देश अंग्रेजों को प्रभुसत्ता समाप्त करने का सामूहिक प्रयास किया गया था। फिर आपका 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। क्लियर। फिर आपका 21 वर्षों बाद भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी आपके प्रजामंडल की आंदोलन के रूप में ये सब चीजें उभरी, जहां पर प्रजामंडल आंदोलन आया और लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दी। तो एक प्रकार से यहाँ की जनता को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक एक आपका जो रजवाड़ा शाही की और दूसरा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में। एक तो राजा थे और दूसरा जैसे सुकेत चला, जैसे कि ठियोग में चला। तो अलग-अलग यहाँ के राजाओं के खिलाफ में चला और दूसरा बाहर के जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे उनके खिलाफ भी चला। तो पहाड़ी रियासतों में रहने वाली जनता अमानवीय शोषण की शिकार हो रही थी। 2-4 रियासतों को छोड़ करके बाकी रियासतें इतनी गरीब थी कि कुछ एक की आमदनी किसी शहर में रह रहे एक कारीगर की आमदनी से भी कम थी। और भूमि से जड़ी हुई व्यवस्था इतनी बुरी थी कि कहीं 1/4 तो कहीं आधी खेती की पैदावार लगानों के रूप में वसूली जाती थी। तो देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई है जो आपके मेंस के लिए ज़रूरी हो सकती है, कि कुछ एक रियासतें ही ऐसी थी जहाँ पर थोड़ी बहुत अमीरी थी, बाकी तो सारे ही गरीब ही थे, जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम थी। ऐसे हालातों में आम जनता के सामने राजा और सरकारी ओहदेदारों की मनमानी को रोकने का कोई भी उपाय नहीं था। और राज्य के इस शासकीय ढांचे में आम लोगों की भागीदारी ना के बराबर थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो गरीब लोग हैं उसका पार्टिसिपेशन कितना ही होगा, शोषण किया जा रहा था उनका। और पहाड़ी जनता में अपने अपने को नियंत्रित करने की, संगठन करने की इच्छा बहुत प्रबल थी। और राज्य प्रशासन की बर्बरता, भ्रष्ट अधिकारियों के कठोर बर्ताव, लगानों और करों के बोझ में तंग आकर आई जनता ने एक संगठनात्मक ढांचे की प्रबल आवश्यकता थी, जो प्रजामंडल के रूप में सामने आई। ये चीजें आप कैसे लिखेंगे? जब आप एक सीक्वेंस में देखिए, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि भैया ये पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टोरी या सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन आप मेंस में लिखते हैं, तो वो कहाँ से आएगा? पहले तो ये बताया गया कि वो गरीब थे। गरीब थे, तो गरीब ने क्या किया? उनका शोषण हो रहा था। शोषण हो रहा था, तो उन्होंने अपने आप को संगठित किया। संगठित किया तो किस रूप में? प्रजामंडल के रूप में। अब प्रजामंडल के रूप में संगठन तो किया, उसके बाद आंदोलन हुए होंगे, तो वो आपको आंदोलन के बारे में बताएँगे फिर। तो ये एक सीक्वेंस हो गया क्वेश्चन का। तो हमारे पास है, देखिए, कुछ रियासतों में जनता द्वारा विरोध का एक माध्यम दूम दूम आंदोलन भी था, जहाँ लोग अपने घरों को छोड़ कर के चले जाते थे। क्लियर? उसके बाद है हमारा 1919 में मंडी रियासत में 1909 में मंडी रियासत में भ्रष्ट एवं निष्ठुर कर्मचारियों के खिलाफ एक बहुत बड़े धूम आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से इन रियासतों में आप देखेंगे, जैसे चंबा सेवक संघ हो गया, धामी प्रेम प्रचारणी हो गया, बुशहर सेवा मंडल इत्यादि, ये इन सब का फॉर्मेशन होने लगा। इनके अलावा इन रियासतों की युवक रोजगार की तलाश में लाहौर, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में गए, जहाँ पर इन्होंने अपनी-अपनी रियासतों के नाम पर संस्थाएँ बनाई। जैसे कि आप देखते हैं कुल्लू पीपल्स लीग। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? गरीब थे, गरीब लोग क्या करेंगे अब? कहीं दूसरे शहर में जाएँगे रोज़गार को ढूँढने के लिए। अब वहाँ पर वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। जैसे आप जाते हैं शिमला आप अपने गाँव से आए, मान लीजिए गाँव से कुल्लू वाले लोग थे, वो यहाँ पर मिल गए शिमला में। अब जब यहाँ पर उन्होंने मिले और उन्होंने यूनिवर्सिटी में कुल्लू एसोसिएशन नाम की एक संस्था बना दी, क्योंकि हम कुल्लू वाले के जो भी राइट्स होंगे, जो भी उनके अधिकार होंगे या उनके कुछ मसले होंगे, उनको हम सुलझाएँगे। तो वैसे ही करके यहाँ पर भी उस समय ऐसी संस्थाएँ बनी। शुरू में ये संगठन सामाजिक संस्थाएँ थी, परंतु 1939 में 1939 के आसपास ये संस्थाएँ सांस्कृतिक एवं अ, सामाजिक गतिविधियों के अलावा राजनीतिक और जनतांत्रिक घटना की भी प्रेरणा स्रोत बन गए। तो प्रजामंडल की मुख्य मांगों में क्या-क्या देखो तो मुख्य मांगे हैं, ये भी हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उनकी क्या मुख्य मांगे थी? मुख्य मांगों में कर लगानों में कटौती तथा फसल ना होने की स्थिति में इसकी मुआफ़ी रही होगी।
रही है, जैसे कि आज भी हम बात करते हैं कि लोन माफ कर दीजिए। इसके अलावा अन्य अनगिनत जैसे घासनियों, चरागाहों, बनचक्की, राज परिवार के कारण जीवन मरण पर इत्यादि ऐसे असंख्य उदाहरण थे, जिसकी मार आम जनता झेल रही थी। बेगार प्रथा थी, बेट प्रथा थी। इसे इसको लेकर भी ब्रजमंडल में काफ़ी इनको भी इसके लिए भी आपकी काफ़ी लोकप्रियता मिली, किसमें? ब्रजमंडल मूवमेंट में। तो पहाड़ी रियासतों का राजनीतिक पिछड़ापन। इन रियासतों में लोकप्रियता आंदोलनों में कमी इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि 1929 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के मुंबई अधिवेशन में इस पहाड़ी क्षेत्र से किसी भी कार्यकर्ता ने शिरकत नहीं की। 1929 का इम्पोर्टेंट है ये। अगर एग्जाम में पूछा गया कि क्या हिमाचल प्रदेश से किसी रियासत ने कि किसी लोगों ने यहाँ 1929 में जो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन 1939 में लुधियाना अधिवेशन हुआ, उसमें पंडित पद्मदेव व दूसरे कुछ अन्य साथियों ने जरूर हिस्सा लिया। आरंभिक तौर पर एआईएमपी सी यानी कि ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस सीधी मदद ना मिलने के कारण भी प्रजामंडल का विकास नहीं हो पाया। इतनी ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी क्योंकि छोटा राज्य है। आज की डेट में भी आप देखते हैं कि छोटा राज्य ही तो है। आज सेंटर से ग्रांट जो हमें मिलती है दैट इज 25.2%, अराउंड 25.2%। क्लियर? जो पहले जाकर के 37 पॉइंट समथिंग थी, 37.2 थी आई थिंक, या 37.5 थी। तो इससे डिक्लाइन होकर के ये 2021-22 में मिली थी, उससे जाकर के डिक्लाइन हो गया है अब। एक साल में ही आप देखेंगे कितना, 1 से 2 साल में डिक्लाइन आ गया है 25.2% का। एंड दिस इज इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट 25.1%। इसको भी याद रखिएगा। तो मैं तो ये ऐसे ही आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। खैर, यहाँ पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था अभी तक? हमें सीधी मदद नहीं मिल पा रही थी। एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा जब आपके ये दिमाग में सारा का सारा चला जाएगा। परंतु दिल्ली में कार्यरत हिमालयन स्टेट्स पीपल कांग्रेस के प्रयासों से प्रजामंडल को एआईएमपीसी ने मान्यता प्राप्त हुई और संस्था ने 2 अप्रैल 1938 को गांधी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पहाड़ी रियासतों में रहने वाली जनता के ऊपर हो रहे शोषण व अत्याचारों को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। उसमें कार्य भी की जाए। प्रजामंडल की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए, संगठन बनाने के लिए आग्रह किया गया। अब जब ये प्रयास हुए तो 1946 तक पहाड़ी रियासतों के 26 प्रजामंडल, जो 26 प्रजामंडल यहाँ पर थे 1946 तक, 26 प्रजामंडल इन हिमाचल प्रदेश, उनको लिंक किया गया ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस से। ठीक है? शिमला और हिल स्टेट में शिमला और पंजाब हिल स्टेट में प्रजामंडलों का विकास शताब्दी के तीसरे दशक के अंत में शुरू हुआ। शिमला इन मंडलों के कार्यकलापों का केंद्र बना। छोटी-छोटी रियासतों में बने प्रजामंडल को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया गया, जिसे हम कहते हैं हिमालयन रियासती प्रजामंडल। ठीक है? हिमालयन रियासती प्रजामंडल। इसी दौर कुनिहार में चंबा, मंडी, सुकेत, सिरमौर, बिलासपुर और अन्य छोटी-छोटी रियासतों में भी प्रजामंडल का गठन होने लग गया। अब राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन को सत्य और अहिंसा पर आधारित किया और भारत में इन जनपदों में आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस की सहयोगी संगठन राज्य परिषद की माध्यम से प्रजामंडलों को के कार्यों को तीव्र करने का आह्वान दिया। तो यहाँ पर से पट्टाभी सीतारामैया को इस कार्य का नेतृत्व दिया गया, ताकि रजवाड़ा शाही के मनमाने फरमान या दमन चक्र की तारीखों का खात्मा करना संभव हो सके। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वाधीनता की जोत प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से जगी और प्रजामंडल आंदोलन का संबंध किसानों से था, जिन्होंने रियासती शासन के विरुद्ध अपने-अपने ढंग से संघर्ष किया। सन 1938 में कांग्रेस द्वारा प्रजामंडल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसा ही प्रस्ताव 1938 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ और बैठक में पारित की गई। आपको सुनना कैसे है ये? अब ज़रूरी नहीं आप उसको देखें ही, चलते-चलते कभी सुन लीजिए, है ना? ईयरफ़ोन लगा कर के आप चलते-चलते सुन रहे हैं, क्या हो जाता है? एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही तो आपके दिमाग में जा रहा है ना? रील से तो अच्छा ही है, जो आप यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कुछ देख रहे हैं या इंस्टा पर देख रहे हैं। तो एक ब्रॉडर सा पर्सपेक्टिव जो हम खुद से नहीं बना रहे हैं, जो आपको एक आर्टिकल दिया गया है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की रियासतों में पंडित पद्मदेव, भागवत सोहटा, विद्यासागर, विद्याधर, स्वामी पूर्णानंद आदि सभी ने भाग लिया। इसके बाद प्रजामंडलों का संगठन होने लगा। इससे पूर्व 1936 में स्वामी पूर्णानंद की अध्यक्षता में सेवा दल का गठन हुआ, जो मंडी राज्यों में होने वाले अत्याचारों व राज्य के अधिकारियों की ज्यादातियों के विरुद्ध था, जो उनने ज्यादतियां की थी, और सरकारी अधिकारी जो बाहर से ताल्लुक रखते थे, उन्हें सेवा दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। वो नगर के व्यापारियों की हड़ताल और कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए और स्वामी
पूर्णानंद सहित कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, परंतु वे आंदोलन को कुचलने में सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सेवा दल प्रजामंडल का रूप धारण कर लिया है और गौरी प्रसाद, संतराम, पद्मनाभ और अन्य कई कार्यकर्ताओं से इससे जुड़ गए। मंडी में तहसीलवार प्रजामंडल गठित करने में सफल हुए और राज्य में प्रजामंडल की लगी सभी पाबंदियों को हटाने में भी ये विवश वाक्य को विवश होना पड़ा कि वो सारी पाबंदियां उनको हटा दें। वैसे ही आपका रामपुर बुशहर प्रजामंडल का नेतृत्व किसके अधीन था? पंडित पद्मदेव, सत्यदेव बुशहरी और श्याम ने संभाला। जुब्बल में प्रजामंडल का कार्य भागवत सोठा और काहन सिंह जमाल संभाल रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कहा कि रामपुर बुशहर में पंडित पद्मदेव, सत्यदेव बुशहरी और श्याम ने यहाँ पर कार्यभार संभाला। जुब्बल में आपके भागवत सोठा और काहन सिंह हो गए। भागवत सोठा जो प्राय शिमला में रहते थे ने इन रियासतों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर रजवाड़ों के प्रति उनके मन में ऐसी दुर्भावना भर दी, जिससे कार्यकर्ताओं ने प्रजामंडल के माध्यम से कांग्रेस का मार्ग प्रशस्त कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन तिलमिला उठा और राजाओं ने एक बैठक बुलाकर उसमें सर्वव्यापी प्रजामंडल आंदोलन को कुचलने की योजना बनाई। धामी के जन आंदोलन से रियासतों में प्रजामंडल की स्वाधीनता अ, संघर्ष को बल मिला और सभी पहाड़ी रियासतों में आंदोलन की सरगमियां बढ़ती गई। सिरमौर राज्य में पझौता आंदोलन में इम्पोर्टेंट बैद सूरत सिंह, चूचू मियाँ, गुलाब सिंह और निहर सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप मेंस में लिखेंगे, मान लीजिए आपको आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिरमौर पझौता आंदोलन, तो आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा बैद सूरत सिंह का नाम, चूचू मियाँ का नाम, गुलाब सिंह का नाम, निहर सिंह का नाम, क्योंकि इन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और पहाड़ी राज्यों के हिमाचल प्रदेश के रूप में एकीकरण में प्रजामंडल ने के नेताओं ने अंतर्राज्यीय गतिविधियां, रियासती प्रजामंडल तथा बाद में हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष इम्पोर्टेंट जो ये रीजनल काउंसिल बनाई गई, इसके अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद और मुख्य सचिव कृष्णचंद्र तथा गौरी प्रसाद व लीलावती सदस्य थे। काउंसिल ने देसी राज्यों में उत्पीड़ित शोषण और बर्बरता से सताए हुए कार्यकर्ताओं के प्राणों में एक नई जान डाल दी और सारे हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल का गठन एक आंधी तूफान की भांति कर दिया। 1946 में रीजनल काउंसिल के अधीन प्रजामंडल का एक सम्मेलन नागरिक अधिकारियों के लिए मंडी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लीलावती ने की। इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1946 में रीजनल काउंसिल के अधीन प्रजामंडल का एक सम्मेलन नागरिक अधिकारियों के लिए, जो नागरिक अधिकारी हैं, के लिए मंडी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लीलावती ने की क्योंकि वो भी इसके सदस्य थे। इसके लिए मंडी वासियों तथा आजाद हिंद के सैनिकों ने भरपूर सहयोग दिया। मार्च 1947 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक डॉक्टर परमार को प्रधान चुना गया और पंडित पद्मदेव को महामंत्री बने। इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत देश छोड़ने के लिए विवश होने लगे, किंतु पहाड़ी क्षेत्रों में रजवाड़ा शाही की हुकूमत बरकरार रही। बलसन, मंडी, चंबा आदि रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन ने जोर पकड़ा, परंतु हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में मतभेद हो जाने से टिहरी गढ़वाल से अलग होकर के शिमला और पंजाब की पहाड़ी रियासतों को हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के नाम से अलग संगठन बनाया, जिसके प्रधान डॉक्टर वाई एस परमार चुने गए। क्या कहा मैंने? देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताता हूं मैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? बलसन, मंडी आदि रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन ने जोर पकड़ा था, परंतु हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में मतभेद हो गए। मतभेद हो जाने से टिहरी गढ़वाल से अलग होकर के शिमला और पंजाब की पहाड़ी रियासतों को हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के नाम से अलग संगठन इन्होंने बनाया, जिसके प्रधान डॉक्टर वाई एस परमार चुने गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ, किंतु हिमाचल प्रदेश गुलामी यहाँ पर ज्यों की त्यों थी। डॉक्टर परमार और उनके प्रजामंडल सहयोगियों ने राष्ट्रीय नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी रखा। अंततः 8 मार्च 1948 को शिमला हिल्स की 27 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाने की घोषणा की गई, जिसका सबने स्वागत किया और डॉक्टर परमार ने इसकी अध्यक्षता में सब रीजनल काउंसिल की बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें हिमालयन प्रांत नाम रखे जाने का अनुमोदन किया गया कि इसका नाम हिमालयन प्रांत रखा जाएगा और 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। 1952 तक ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी का दर्जा प्राप्त मिला। 1952 में हिमाचल प्रदेश में भी पूरे राज्य के साथ आम चुनाव हुए, जिसमें 4 लोकसभा की सीटों के साथ 36 सीटों में से 28 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस ने और 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश को डॉक्टर वाई एस परमार पहले मुख्यमंत्री के रूप में
हासिल हुए और आज हिमाचल प्रदेश का जो स्वरूप है वह महान स्वप्नदृष्ट डॉक्टर परमार के कारण ही है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये आपके दिमाग में पूरा का पूरा जाना चाहिए। देखो पूरा आर्टिकल हमने पढ़ लिया इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रजामंडल आंदोलन का क्या महत्व है। आगे जाते हैं। पहाड़ों में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रमुख तिथियां इसमें से 1857 है। तो 1857 में देखिए यहाँ पर क्या होता है हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला पहाड़ों में भड़की कसौली छावनी में भी भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया। दिस इज इम्पोर्टेंट कल कि 1857 में क्या हुआ। 1885 59 में रामपुर बुशहर में लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों को बेकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। 1862 में सुकेत में राजा और उनके वजीर के विरुद्ध जनता का विद्रोह हुआ। ये आपके लिए जरूरी है, अभी एचएस के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। तो हमने हमने देखा 1857 में इम्पोर्टेंट है, 1859 में आपका जरूरी है, 1862 हो गया आपका, 1877 में नालागढ़ के वजीर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, 1883 में बिलासपुर में रियासत के अधिकारियों ने का दमन किया, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह किया। 1884 में राजा ने शहीद हुए सत्याग्रहियों की विधवाओं को पेंशन लगा दी और रियासत छोड़कर गए ब्राह्मण परिवारों को वापस बुला लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। 1885 में भारत की तारीख 1885 की तारीख भारत के इतिहास में विशेष ध्यान रखती है। इस काल में अंग्रेजों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1895 में चंबा रियासत में सार्वजनिक किसान आंदोलन हुआ। वर्ष 1897 में बाघल रियासत में भूमि लगान के विरोध में प्रजा ने आंदोलन किया। 1898 में बेजा और ठियोग की ठकुराइयों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। 1905 में बाघल रियासत में खुला विद्रोह हुआ और 1906 में बुशहर रियासत में जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ। 1914-15 में यहाँ पर मंडी षड्यंत्र में भाई हिरदाराम को आजीवन कारावास और रानी खैरगढ़ी को देश निष्कासन किया गया। 1920 में शिमला में कांग्रेस का गठन कर सक्रिय आंदोलन और 1930 में बिलासपुर में बंदोबस्त के विरुद्ध अभियान और 19 व्यक्तियों को कारावास। जनवरी 1931 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के संघर्ष में हिमाचल प्रदेश में 1500 आंदोलनकारियों को जेल हुई। 1934 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 में हिमालयन स्टेट लिबरेशन फ्रंट की स्थापना हुई। 16 जुलाई 1939 को धामी सत्याग्रह आरंभ होता है। धामी कांड भी होता है, 2 व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल गठित होता है। 1941 में सिरमौर के नरेश से राजनीतिक मतभेदों के कारण डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जिला व सत्र न्यायाधीश के पद से त्याग पत्र दे दिया और सिरमौर रियासत से डॉक्टर परमार का निष्कासन हुआ। 1942-43 में पझौता किसान आंदोलन किया गया और 10 से 11 जून 1943 को गांव कोटी में गोलीकांड होता है। इसी का प्रतिफल था कि देश में पहाड़ के साथ चले स्वतंत्रता आंदोलन से 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको सारी पता होनी चाहिए, यहाँ से डेट आएंगी आपके लिए अभी वाले एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं एक मिनट जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। विधानसभा सदन में डॉक्टर परिमार के विचार, तो उनके क्या विचार थे वो यहाँ पर बताए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा है, ठीक है। डॉक्टर वाई एस परमार के जो हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, 1952 से 1956 तक ये रहे, मुख्यमंत्री रहे। फिर 63 से आपके 1977 तक फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ये। तो थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण पर्यटन गांव की संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण घटक। ये भी हमारे वैसे उसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुशल परिवहन, हिमाचल प्रदेश में कुशल परिवहन किस तरीके से हम इसको कुशल बना सकते हैं, जैसे कि हम मार्गों को जोड़ सकते हैं, जो सड़क मार्ग है। ग्रीन कॉरिडोर की हम बात करते हैं, तो ग्रीन कॉरिडोर ये इम्पोर्टेंट ये आपके लिए है कि ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है। ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है। इस तरह की जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जा रही हैं। ग्रीन कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है, 4 लेन को बनाया जा रहा है। जैसे ये है आपका 4 लेन परियोजना, विशेषकर कीरतपुर से मनाली 4 लेन पर बेहतर यातायात को ठीक किया जा रहा है, लेकिन उससे ही हमारे लिए कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी तो पड़ रहे हैं साथ ही में। प्रदेश में चिन्हित 147 ब्लैक स्पॉट से अब तक 117 ब्लैक स्पॉट को सुधार लिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि भैया हम सड़कों को या कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अलौकिकता वो आस्था का केंद्र शक्तिपीठ मां ज्वाला जी मंदिर, यहाँ पर भी आपको
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाला जी मंदिर वैसे इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें आ जाएंगी बीच बीच में, हम देखेंगे इसको, पूरा नहीं देखेंगे आर्टिकल, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। प्राचीन किंवदंती के अनुसार माँ की जीभ गिरने से ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई थी। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग भंग कर दिए थे। इसके बाद माता सती के अंग जहां जहां गिरते गए वहां वहां शक्तिपीठ बनते गए। जिस स्थान पर आज ज्वालामुखी मंदिर अवस्थित है वहां माता सती की जीभ गिरी थी। ज्वालामुखी और जीभ में ही अग्नि तत्व होता है, और तब से आज तक यहाँ प्राकृतिक रूप से ज्योति जल रही है। मंदिर के गर्भगृह में 7 पवित्र ज्योतियां हैं। यह शक्तिपीठ हजारों साल से या हजारों से हजारों साल से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि मां ज्वाला के दर्शन मात्र से ही भक्तों के जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पर अकबर भी आया था। अकबर चेक करने आया था कि भैया ये सच में होता है, ऐसा है कि यहाँ नहीं होता है। वो परीक्षा लेने आया था, लेकिन वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है। फिर वो यहाँ पर श्री छिनवाने के लिए आगरा से ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे थे। बिना अकबर ने बिना तेल घी के जल रही ज्योतियों को पाखंड बताने के बाद यह शर्त रखी कि ध्यानु के घोड़े का सिर धड़ से अलग करेगा तो ध्यानु की आराध्य माँ क्या इसे पुण्य लगा सकती है। ध्यानु भक्त ने हाँ में जवाब देने के बाद अकबर ने घोड़े का सिर कलम कर दिया और मां ज्वाला की शक्ति से पुण्य लग गया। तो ध्यानु भक्त ने भी मां के आगे अपना सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे भी माता की अद्भुत शक्ति से पुनः धड़ से जोड़ दिया गया। यह देख अकबर ने ज्योत बुझाने के कई प्रयास किए, जिसके लिए नहर से ज्योत बुझाने की कोशिश की जाती थी। कहा जाता था कि भैया उनने ये भी बनाई थी, नहर बनाई थी जिससे वो ज्योत बुझ जाए। अकबर ने पवित्र ज्योति के स्थान पर लोहे के कड़े लगवा दिए। तो ज्योति थी उसके स्थान पर उन्होंने लोहे के कड़े लगा दिए ताकि ज्योति बुझ सके। अकबर ने ज्योति बुझाने के लिए ज्वालामुखी के साथ लगते जल स्रोत से पानी की नहर ज्योत की तरफ मोड़ दी, लेकिन मां की चमत्कारी पवित्र ज्योतियां बुझी नहीं। इसके बाद अकबर की तमाम कोशिशें जो थी वो विफल हो गई। फिर वो माता जी का भक्त बन जाता है। उसने बाद में सोने का छत्र चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि अकबर का इस बात का घमंड हो गया कि उसके जैसे सोने का छत्र कोई नहीं चढ़ा सकता है। इसके बाद माता ने अकबर का छत्र ही और स्वीकार नहीं किया, और यह छत्र अज्ञात धातु में बदल गया, जिसका आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा सकी है कि यह किस धातु का बना है। इस छत्र को मंदिर में आज भी देखा जा सकता है। इस तरह सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले अकबर का घमंड भी मां ज्वाला के चमत्कार से सामने चकनाचूर हो गया। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा में नगरकोट आया और ज्वालामुखी में उसने तीर्थ यात्रियों पर कर लगाया और मुहरों की वसूली की। अब ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत की 1300 ग्रंथ जो था वो अपने साथ ले गया, उनका अनुवाद करवाया, और 1365 ईस्वी में अपने साथ ले गया। वह मूर्ति खंडित करने के लिए उसने जब सेना भेजी तो अनगिनत ब्राह्मणियों ने उसकी फौज पर हमला कर दिया और उसे भगाने पर मजबूर कर दिया। इसी इरादे से आपका औरंगजेब भी कांगड़ा आ गया, जहां पर उसकी फौज पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और उसे वहां से भगवा दिया। फिर सर्वप्रथम राजा भूमिचंद्र के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और कुछ एक मान्यता इसमें ये भी है कि इस मंदिर की खोज व निर्माण का श्रेय पांडवों को भी दिया जाता है, कि पांडवों के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, तो यही हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर एग्जाम मेंस में पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात है, आपदाओं में लीन होती जिंदगियां आखिर कौन है जिम्मेदार इसके लिए। यही वही आपका है कि भैया कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। क्या रीजन हो सकते हैं, जो हमने पहले आर्टिकल देखा था कि रीजन क्या है और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर 1877 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए, ये आपको याद रखना है, 1877 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए विक्टोरिया ब्रिज को भी इतिहास में पहली बार ब्यास नदी के जल ने छू लिया। तो ये हमारे लिए जरूरी हो सकता है, कब का ही ये बना हुआ, बाकी तो नहीं। आस्था और विश्वास की अनूठी पहचान, शिलाई का गुग्गा महाराज मंदिर। गुग्गा महाराज मंदिर कहाँ से संबंधित है, तो आपकी सिरमौर से है। सिरमौर में भी आप देखेंगे शिलाई गांव में है जहार वीर गुग्गा महाराज का मंदिर। ठीक है, ऐसा आ गया कि भाई ये मंदिर कहाँ पर है। जिला स्तरीय मेले की यहाँ पर शुरुआत की जाती है।
देवता की पूजा की जाती है, और साथ ही में यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा शिलाई का, नहीं, समस्त महिलाओं द्वारा जो गान है, रासे हैं, ये आता है कई बार कि भैया जो यहाँ के गाने हैं, ठीक है, द्वारा जो यहाँ पर रासे गीत है, नृत्य है, वो भी किया जाता है। और तो यहाँ से कुछ जरूरी नहीं है आपके लिए। झील में डूबी परंपराएं, ये भी न्यूज में काफी रहा, 2-3 बार ये आ चुका था। भाखड़ा बांध बनने से अस्तित्व में आई गोविंद सागर झील में बिलासपुर का वह पुराना ऐतिहासिक नगर ही नहीं डूबा, बल्कि उस शहर में रीति रिवाज परंपराएं भी डूबी हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए कितनी गहरी बात कही है यहाँ पर। कह रहा है कि भाखड़ा बांध तो बन गया, उससे गोविंद सागर झील का निर्माण भी हो गया। अब बिलासपुर का वह पुराने एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं डूबा है, बल्कि उस शहर के रीति रिवाज परंपराएं इसमें डूब गई हैं। झील में डूबे उस पुराने शहर में सैर का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता था। इस त्योहार का प्रधान का पौधा, नींबू या गलगल के फलों की जोड़ी, अखरोट लाकर हलवा बना करके पूजा स्थल पर रख दिया जाता था। इस सारी सामग्री की भगवान की मूर्ति के सामने पूजा की जाती थी। इसके बाद सामग्री को किसी नौन, बावड़ी या बहते पानी में प्रवाहित किया जाता था। अब झील में डूबे पुराने बिलासपुर शहर में नालियां या नौन, चैतों का नौन, लूणू का बदलियां का नौन थे। बालक पहले ही नौन में तैरते रहते थे। किसी ने सैर पूजन की सामग्री फेंकी नहीं, और तैराक उसे लपकने टूट पड़ते थे। ये तैराक बालक काफी अखरोट वो पैसे इकट्ठे कर लिया करते थे। सैर के त्योहार में बच्चे अखरोट खेलना अ, शुरू करते थे। पुराने शहर की पुखर, देरियां, बांदलिया, गोहर, जिसका हिंदी मीडियम है, यहाँ से उसको बहुत अच्छे शब्द मिल रहे हैं कि भैया किस तरीके से वो पुराने जमाने में खेला करते थे यहाँ पर। लेकिन जब ये यहाँ पर बना, बिलासपुर का ये बना, अ, ये झील बनी यहाँ पर, तो उससे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ के फेस्टिवल्स थे, वो यहाँ पर बनने बंद हो गए। वो फेस्टिवल होने यहाँ पर बंद हो गए। कई ऐसे मंदिर थे जो इसमें डूब रहे हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसे यहाँ ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे तो नहीं जाएंगे हम। प्राकृतिक सौंदर्य व अटूट आस्था का संगम, शिकारी देवी मंदिर। तो शिकारी देवी मंदिर कहाँ पर है? ये आपका मंडी में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चर्चा ये की जाती है कि इस मंदिर के आसपास बहुत सारी बर्फ पड़ती है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर बर्फ नहीं दिखती है। ये यहाँ का एक अलौकिक फैक्ट कह सकते हैं आप इसको। तो जिला मंडी के जंजैहली से 18 किलोमीटर की दूर शिकारी देवी की पहाड़ियों में स्थित है, और समुद्र तल से 3,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। कितनी ऊंचाई पर है? 3,359। ये हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, ये कितनी हाइट पर है ये। इस मंदिर के रहस्य सुनकर यह कोई आश्चर्यचकित हो उठता है। इसका चमत्कार ऐसा है कि आजकल इस मंदिर पर कोई भी छत नहीं बनवा पाया। आज तक इस मंदिर पर कोई भी छत नहीं बन पा पाया है। यहाँ माता की पत्थर से बनी मूर्तियां नीले आकाश के नीचे शक्ति स्वरूप में विराजमान है। कहा जाता है कि बार कई बार मंदिर की छत बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही और मंदिर के ऊपर छत नहीं ठहर पाई। यह माता का चमत्कार ही है ना? और साथ ही में यहाँ सर्दियों में कई दिनों तक आप आसपास देखेंगे बहुत सारी बर्फ पड़ती है, पर मूर्तियों को ढक नहीं पाती है। यहाँ 6 से 7 फीट तक बर्फ गिरती है, लेकिन चमत्कार यह है कि आसपास कुछ सफेद चादर में तब्दील हो जाता है, लेकिन यह भारी बर्फ माता के छत रहित मंदिर की मूर्तियों पर नहीं जमती है, और यह वस्तु बर्फ से ढक जाती है। हर वस्तु बर्फ से ढक जाती है, लेकिन यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती। तो ये हमारे लिए एक यहाँ का चमत्कार है ये। ठीक है, बाकी तो आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। ठीक है, लेकिन मंदिर तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं। प्राचीन बावड़ियों का नगर मंडी, मांडव ऋषि की तपोस्थली, ये यहाँ से शुरू हो गया। तो मांडव ऋषि की तपोस्थली मंडी नगर की औषधीय जल वितरण वाली प्राचीन बावड़ियां पूरी शक्ति के साथ नगर वासियों की प्यास शांत करती रही, और मंडी नगर की प्रत्येक बस्तियों में बावड़ियां हैं। इन प्राचीन बावड़ियों की संख्या लगभग 100 के आसपास है। स्थानीय भाषा में इन जल स्रोतों को खुड़ी, नौण, छुड़ी, बाई, बाई, बावड़ी आदि के नाम से पुकारा जाता है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए जरूर नहीं है, लेकिन कहाँ पर है ये? मंडी, लोमेश्वर, रिवालसर। लोमेश्वर क्या हो गया? रिवालसर। तो ये हमारे लिए जरूरी हो सकता है, और ये की बावड़ियों के लिए ये आप फेमस है। हिमाचल प्रदेश के दूजे धाम किलाड़ की ओर प्रस्थान, तो ये भी आपका ये तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव नवीनतम सड़क तकनीक।
अब वही कनेक्टिविटी वाला है, या हम ग्रीन कॉरिडोर की वो बात भी कर रहे थे, है ना? ग्रीन कॉरिडोर की हमने बात की थी। तो यही आर्टिकल है, फिर से यहाँ पर ऊपर से आ गया है। हिमाचल प्रदेश में विकास मॉडल बदलने की ज़रूरत। फिर से ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, हो सकता है प्रीलिम में भी कुछ आ जाए, कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हम जो विकास कर रहे हैं, क्या वो विकास ठीक कर रहे हैं क्या? या हमें फिर उस विकास के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, कि भैया ये ठीक भी हम कर रहे हैं, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और? तो इस विकास के मॉडल को क्या हमें बदलने की ज़रूरत है? तो इस बार के मॉनसून ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया, कि भैया क्या हम ठीक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? भारत में मॉनसून दक्षिण-पश्चिम हवाएँ लाती हैं। हर साल इस बार भी वैसे ही वर्षा हुई, लेकिन उत्तरी पश्चिम राज्यों में बारिश कर रहा था, तभी मानसून मजबूत हो गया। पश्चिमी विक्षोभ यह भूमध्य क्षेत्र से शुरू होता है। जब भूमध्य सागर समुद्र जो एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उच्च दबाव वाले क्षेत्र में आता है, वहां से जब जेट स्ट्रीम उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो वे रास्ते में ब्लैक सी, कैस्पियन सी वहां से नमी उठा लेती हैं। यह नमी भारत में बने लो प्रेशर जोन के कारण भारत की तरफ आ जाती हैं। हिमालय की वजह से ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न राज्यों में भारी बारिश करती हैं। वैसे तो ये पश्चिम की ओर से होने वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है सदियों में देखने को मिलती हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी पहुंच का समय बदल भी सकता है, और इस बार वैसा ही हुआ। इन पश्चिमी विक्षोभ और मानसून ने मिलकर हिमाचल और नॉर्थ वेस्ट राज्यों में भारी बारिश की। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में जहां औसतन बारिश 550.4 मिलीमीटर होती थी, वहीं पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के कारण इस बार जो बारिश हुई वो 752.1 मिलीमीटर तक जा पहुंची, और जिसके कारण यहाँ पर आपको तबाही देखने को मिलती है। क्या तबाही देखने को मिलती है? यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए होता क्या है। ये अगर हम भारत मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये आपका ये मेडिटेरियन सी वाला रीजन हो गया। यहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर, इधर क्रिएट होता है हाई प्रेशर। मॉनसून क्यों आता है? मॉनसून तभी आएगा जब हवाएं हाई प्रेशर से चलती हैं लो प्रेशर की तरफ को। लो प्रेशर का मतलब है जहां पर वार्म इलाका हो, हाई प्रेशर का मतलब है जहां पर कोल्ड इलाका हो, कोल्ड विंड्स हो। तो जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हवाएं इधर क्यों चलेंगी, है ना? अब जब यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट है, तभी जाकर के हवाएं ऐसी चलेंगी, है ना? ऐसी चलती हैं। एक आपका अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब मॉनसूनल बारिश तो आ ही गई। समझिए यहाँ पर आपके अ, जून के जून जुलाई में या फिर आपका सॉरी बारिश की संभावना यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कोस्टल वाले इलाके में, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ये तो हो गया मॉनसूनल विंड। तो मॉनसूनल विंड से जो हिमाचल प्रदेश में बारिश होनी थी, तो वो कितनी होनी थी? 550.4 मिलीमीटर के आसपास, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ? अब देखिए, अब एक तो ये कंडीशन होगी, ये मॉनसूनल रेनफॉल होगी, मान लीजिए इसको मॉनसूनल रेनफॉल होगी, मॉनसून रेनफॉल। ये तो यहाँ से बारिश हो गई, साउथ वेस्ट मॉनसून से हमें बारिश होती है। ये आपके साउथ वेस्ट हो गया, क्योंकि ये हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, हो गया ईस्ट, हो गया ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से बारिश हुई, साउथ वेस्ट मॉनसून आया और भारत में बारिश करती। हिमाचल प्रदेश में भी वैसे ही बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में या नदर्न स्टेट में जब बारिश होती है विंटर में, विंटर में भी बारिश होती है, बर्फ होती है। वो क्यों होती है? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो यहाँ से आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और जो जेट स्ट्रीम्स ऊपर से चल रही हैं, क्लियर। तो वो विंटर में बारिश करवाती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। इस बार क्या हुआ कि जो कंडीशन में विंटर में होनी थी, जो मेडिटेरियन सी से आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट होती हैं, यहाँ पर कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ से वो अपने साथ मॉइस्ट उठा लेती हैं। मॉइस्ट विंड्स आ गई यहाँ पर अपने साथ, वाटर भी अपने साथ ले आती हैं, कैरी कर लेती हैं, और यहाँ पर बारिश करती हैं। इस बार मॉनसूनल विंड तो आई ही आई। ये 500 जितनी नॉर्मल बारिश होती थी तो होती थी, लेकिन जो विंटर में कंडीशन बनती थी वो भी साथ में ही बन गई। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आई, उन्होंने भी यहाँ पर बारिश करवा दी, और जो बारिश दोनों ने मिलकर की, उसका रिजल्ट था 752.1 मिलीमीटर तक जा पहुंची। ये इस आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया कि 4 लेन में बदल रहे हैं हम। उससे ये प्रश्न उठता है कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। अब इससे 4 लेन परियोजना का नदियों से क्या संबंध है?
फोरलेन के वक्त कटिंग और टनलिंग की वजह से पहाड़ों की कंपन होती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। विकास को किसी बाधा अथवा समस्या के कारण रोक देना कोई स्थायी हल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से विकास की गति रुक जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फोर लाइन बन जाने से हिमाचल प्रदेश में यातायात या जाम की समस्या हल जो हो जाएगी। इसमें ना केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अपितु सेब और सीमेंट की ढुलान में परिवहन की कीमत कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त फोर लेन का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट भी तो हैं। डिमेरिट क्या है? ये आपकी डिमेरिट है। भूस्खलन हो गया, नदियों में बाढ़ हो गई, पर्यावरण और हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी को प्रभावित करना। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी उठता है कि विकास के साथ पर्यावरण को कैसे बचाया जाए? क्योंकि दोनों ज़रूरी है, विकास भी ज़रूरी है और आपका पर्यावरण को बचाना भी ज़रूरी है। इसके लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका भाव यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कंपनी अथवा संगठन की समाज या पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी क्या है? इसी जिम्मेदारी को समझकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और पौधारोपण कार्यक्रम शुरू कर सकती है। फोरलेन के निर्माण में जितने पेड़ काटे गए, उनके स्थान पर उनके दुगने पेड़ फोरलेन के किनारे या कहीं और लगाए जा सकते हैं, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जितना हम कट कर रहे हैं उसका दुगना लगा दो। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा जारी कई मार्गदर्शिका के अनुसार माइनिंग और फोर लेन के निर्माण से निकलने वाले मलबे को नदी नालों में फेंकने से रोकना होगा, कि उनको वहां पर ना फेंके, डंपिंग साइट कहीं पर क्रिएट की जाए। उच्च मार्ग प्राधिकरण का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल फोर लेन के निर्माण में साइड कटिंग के लिए 35 मीटर से बढ़ा करके 45 मीटर और स्टेप कटिंग की अनुमति दे, तो फोर लेन की पहाड़ वाली साइड स्लोप बढ़ सकती है, जिससे 90 डिग्री कटिंग रुक जाएगी। तो 90 डिग्री की कटिंग को है वो हमें रोकना पड़ेगा। नदियों में तेज बहाव को रोकने के लिए नदियों के चैनल का उच्च रखरखाव रखना पड़ेगा। सिल्ट जो जम जाता है, काफी मात्रा लाती है, जो नदियों में इकट्ठा हो जाती है, इस सिल्ट को जेसीबी या क्रेन की सहायता से बाहर निकाला जाना चाहिए। मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ऐसी थी, जैसे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वयं राहत और बचाव कार्य के लिए कमान संभाली। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ से हो गया। ठीक है। विविधता में एकता को संजोए लोक संस्कृति। तो इसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या संस्कृति को हम इसे कर रहे हैं, संजो रहे हैं। विवाह, शादियां, कुंजू चंचलो, ये ऐसे करके आप याद, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? जैसे आज का आंचलिक साहित्य निर्माण काल का लोक साहित्य बनेगा। इसमें कुछ समय बाद सुनने में वही फ्लेवर मिलेगी जो आज की गंगी, दूर मोहना, कुंजू चंचलो, दूरी मोहना, कुंजू चंचलो और गंभरी को सुनने में मिलती है। तो ये कहाँ के गाने हैं, लोक गाथाएं ये कहाँ की हैं? तो ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। जैसे लोक साहित्य को मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे लोकगीत क्या है हिमाचल प्रदेश के, लोक गाथा, लोक कथा या लोक नाट्य। नेक्स्ट है अलौकिक सौंदर्य वो अटूट आस्था की तपस्थली पराशर झील। तो आपको रखना है याद, पराशर झील की हाइट कितनी है? 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घने जंगल यहाँ पर है। ठीक है, ये तो आपका इंट्रोडक्शन सा हो गया इसके बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि पराशर झील लगभग 300 मीटर की परिधि में है। इसमें एक जो तैरता हुआ टापू है वो आपको दिख रहा है। इस सुंदर स्थान को चार चांद लगा देता है, ये टापू और ये मंदिर, पराशर का मंदिर। और ये पेगोडा स्टाइल का मंदिर आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए जूम करके। तो आप पेगोडा स्टाइल का मंदिर पाएंगे। पराशर झील 300 मीटर की परिधि में है। 2730 मीटर की ऊंचाई पर है। ऋषि पराशर ने इस झील के किनारे तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम पराशर झील रखा गया। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीम पांडव भाइयों में एक ने इस झील का निर्माण किया था। और महाभारत युद्ध के दौरान पांडव भगवान कमरूनाग के साथ लौट रहे थे और वे इस स्थान पर पहुंचे, तो कमरूनाग जी को शांत वातावरण पसंद आया और उन्होंने हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला लिया। और भीम ने अपनी एक पहाड़ पर अपनी कोहनी मारी और जमीन पर एक गड्ढा कर दिया। यह गड्ढा पराशर झील बन गया। और ऋषि पराशर मंडी की संरक्षण देवता को समर्पित एक प्राचीन पैगोडा शैली का मंदिर झील के अलावा यहाँ पर स्थित है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच राजा बाणसेन द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे ऋषि पिंडी रूप में मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि पूरा मंदिर एक देवदार पेड़ का उपयोग करके बनाया गया और मंदिर को निर्माण करने में 12 साल लग गए। इस स्थान में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र ये गतुमान टापू है, जो तैरता रहता है और दिन के पहर में के अनुसार ये दिशा बदलता है। और दिन के पहर के अनुसार ये दिशा बदलता है। मान्यता है कि जिस दिन यह डूबेगा, संसार का अंत हो जाएगा। ये टापू अगर डूब गया, तो संसार खत्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। यही नहीं, लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई पर यह झील ये पानी कहाँ से आया और कहाँ जाता है, इसका किसी को पता नहीं है।
स्थानीय लोगों के अनुसार आज इस झील की गहराई कोई नहीं जान पाया है कि भई इसकी जो झील की जो गहराई है वो आखिरकार कितनी है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो है वो तो उसके बारे में बताया गया देवी शक्तियों के बारे में, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। ग्रामीण कौशल को प्रोत्साहन, हमें क्या करना है, हम कौशल को चाहे वो हथकरघा हो, हस्तशिल्प हो, उसे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके से हो। वो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, जैसे हिमक्राफ्ट है हिमाचल प्रदेश के विकास निगम और कला, भाषा, संस्कृति विभाग की ओर से दिल्ली हाट महोत्सव, हिम महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर ये प्रोडक्ट रखे जाते हैं, जो यहाँ की अनोखी जो कलाकृतियाँ हैं, अनोखा अनूठा जो आपका ये है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। परिश्रम का प्रतिफल, ये तो आपका 1948 वाला है कि 25 जनवरी 1948 को, ये भी हमारा ज़रूरी नहीं है इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो ये हमारे खत्म हो गए यहाँ पर आर्टिकल, ठीक है? गिरिराज से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, ये हमारे खत्म हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और कमेंट में अपना ज़रूर बताइएगा, अपने कुछ एक जो भी आपको एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ या कुछ ऐसे आर्टिकल चाहिए होंगे, कोशिश करेंगे उनको पूरा बना दें और जाने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर लें वीडियो को अपने स्टेटस में या कहीं पर भी ग्रुप में जो आपके पास है, ताकि हमें भी थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, अपनी तैयारी अच्छी रखिए।